Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of February 2024. 4 फरवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 4-5 दिनों में वीडियो क्यों नहीं आया, तो उसका रीज़न बहुत सिंपल सा था। मैंने आपको कई लोगों को बताया भी था। आई डोंट नो कि वेबसाइट पे हमारे DDoS अटैक हुआ था। DDoS अटैक क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। क्या बोलते हैं इसको? डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। सो दैट्स एक्चुअली साइबर क्राइम में आता है हालांकि। तो दैट वाज द अटैक विच हैपेंड एंड इस कारण से जो वेबसाइट की एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड हो गई थी। मतलब कुछ लोगों में खुल रही थी, कुछ में नहीं खुल रही थी, है ना। एंड सर्वर पे मैंने चेक किया तो सर्वर वाज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैड टू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेटफॉर्म। इसीलिए वेबसाइट 3-4 दिन से नहीं खुल रही है लोगों की। आप लोग जो प्लान ज्वाइन करना चाहते थे वो भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, तो मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आएगी सर वेबसाइट नहीं खुल, बट वी वर हेल्पलेस एट दैट मोमेंट, है ना। साइबेरिया का अटैक था, सो I don't know why it happened, but ठीक है, that was the thing which compromised and वी हैव शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेटफॉर्म। आज शाम तक वेबसाइट लाइव हो जाएगी। वेबसाइट विल गेट लाइव बाय टुडेज इवनिंग। आप लोग को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, प्लीज़ रजिस्टर अगेन टू द वेबसाइट। वेबसाइट का URL वही रहेगा, temsies.com ही रहेगा। जो हमारा था वो हमने रिकवर कर लिया था, temsies.com, तो वो वेबसाइट का URL सेम रहेगा। आप बस एक रजिस्टर कर लीजिएगा अपने फ्रॉम योर ईमेल आईडी या जैसे भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं, यू कैन रजिस्टर टू दैट वेबसाइट। और इस बार ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस उसमें सारे नोट्स भी अपडेटेड रहेंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव थॉट ऑफ ऑल्सो, एंड वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सॉरी फॉर नॉट बीइंग देयर फॉर द लास्ट 3-4 डेज। हम सारा न्यूज़ एनालिसिस आज देख लेंगे। आज 4 का ये वीडियो है, इसके अलावा एक और वीडियो रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। आधे 1 घंटे लगेंगे मुझे वो वीडियो बनाने में, तो मैं वो वीडियो बना करके भी आपको बाकी के जो 3 दिन है फरवरी के वो भी एनालिसिस डाल दूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के एनालिसिस के साथ। फ्रंट पेज की सबसे बड़ी खबर है, LK आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने वाला है, ठीक है। तो इंडिया इज़ गोइंग टू ऑनर LK आडवाणी विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो कि है भारत रत्न। इसके अलावा आपको याद रखना है कि LK आडवाणी को पद्म विभूषण ऑलरेडी दिया जा चुका है। 2015 में पद्म विभूषण उनको दिया गया था। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो होता है, ऑनर होता है, वो पद्म विभूषण ही होता है। थर्ड होता है पद्म भूषण, उसके बाद आपका पद्मश्री होता है। तो ये पद्म अवार्ड्स की लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो भारत रत्न हो गया, फिर उसके बाद पद्म विभूषण हो गया, फिर भूषण हो गया, फिर उसके बाद पद्मश्री हो गया, ठीक है। तो LK आडवाणी जी को ये अवार्ड दिया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। LK आडवाणी बीजेपी के नेता तो रहे ही हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी होल्ड किया हुआ है। और इसके अलावा आपको पता होगा कि जो ये रथ यात्रा थी उसमें बहुत बड़ा रोल था उनका। तो दैट इज़ ऑल हैज़ बीन देयर एसोसिएटेड विद LK आडवाणी, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब अगली न्यूज़ में आते हैं ना, हिस्टोरिक शिफ्ट। नदर्न आयरलैंड अपॉइंट्स अ आयरिश नेशनलिस्ट मिशेल ओनील एज फर्स्ट मिनिस्टर। तो फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में जो आयरिश नदर्न आयरलैंड है उसने अपॉइंट किया है नेशनलिस्ट लीडर को, और नेशनलिस्ट लीडर है, इनका नाम क्या है? मिशेल ओनील, याद रखिएगा। तो एक तरफ से समझ लें कि वहाँ की जो टॉप पोस्ट है वो आपकी फर्स्ट मिनिस्टर की ही पोस्ट होती है। तो नदर्न आयरलैंड की जो पार्लियामेंट है उसने अपॉइंट किया है आयरिश नेशनलिस्ट को एज द फर्स्ट मिनिस्टर, और इनका नाम है मिशेल ओनील। और ये एक जो वहाँ की पार्टी है सिन फीन, याद रखिएगा, सिन फीन, ये वहाँ की नेशनलिस्टिक पार्टी है। देखो एक्चुअली जो आयरलैंड का थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता दूँ। आयरलैंड 1921 यानी कि 1921 में डिवाइड हो गया था। नदर्न आयरलैंड बोलते हैं एक को, और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड होता है, ठीक है ना। अब वो डिवाइड हुआ था। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके जो लोग हैं वो 2 तरीके के लोग हैं ज़्यादातर जो डोमिनेट करते हैं। पहला है एक यूनियनिस्ट होते हैं। यूनियनिस्ट वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमको यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनना है। और दूसरे नदर्न आयरलैंड में जो लोग हैं वो हैं नेशनलिस्ट, जो कहते हैं भैया इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और है ना, आयरलैंड अलग होना चाहिए, नॉट एज द पार्ट ऑफ योर ब्रिटेन, है ना, या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो इसी कारण से अभी तक पिछले 100 साल में, देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, पिछले 100 सालों में कोई भी नेशनलिस्टिक वहाँ पे लीडर नहीं आया था। मिशेल ओनील 100 साल के बाद लगभग वहाँ पे फर्स्ट नेशनलिस्टिक लीडर के रूप में आई हैं, है ना, ये फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में आई हैं। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू द मैप एज वेल। ये आप देख रहे होंगे, दिस इज द मैप। नदर्न आयरलैंड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, और उसके नीचे आपको आयरलैंड दिख रहा है। नदर्न
आइलैंड और नीचे आयरलैंड दिख रहा है, और नदर्न आइलैंड के ऊपर आपको इधर साइड फिर देयर आर मेनी थिंग्स, स्कॉटलैंड भी है ऊपर, इधर ब्रिटेन भी रहेगा। हालांकि वाटर बॉडी सेपरेटेड है। कौन सा वाटर बॉडी? यहाँ पे नॉर्थ चैनल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है नॉर्थ चैनल, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अटलांटिक ओशन है, बाकी पार्ट टच करता है। आयरिश सी आपका नीचे है यहाँ पे, जो कि टच करता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और इधर आप देख लीजिए बेलफास्ट, जो यहाँ पे मेजर कैपिटल है बेलफास्ट, नदर्न आइलैंड में आपको दिख रही होगी। इसके अलावा स्कॉटलैंड से सेपरेटेड है फ्रॉम द नॉर्थ चैनल। ऊपर आपको रथलिन आइलैंड दिख रहा होगा, तो रथलिन आइलैंड इज ऑल्सो देयर। आयरलैंड और नदर्न आइलैंड में भी अलग है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। तो आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन मूव अहेड विद मी। एक टाइगर रिजर्व है जिसकी लोकेशन थी बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? इजी सवाल है। ये है आपका कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब एक चीज़ हम देख लेते हैं, थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में और डिटेल आपको देता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डॉक्यूमेंट है। देखो, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था। कब इंस्टीट्यूट किया गया था? 1954 में। और एनी पर्सन विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। इट इज़ ए अवार्ड इन रिकग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। रिकमेंडेशन जो होता है फॉर भारत रत्न, दे आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ टू द प्रेसिडेंट। एंड इसमें कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन नहीं जरूरी होता है, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में केवल 3 ही भारत रत्न मैक्सिमम दिए जा सकते हैं। एंड ऑन कन्फर्मेंट ऑफ द अवार्ड, द रेसिपिएंट रिसीव्स अ सनद, यानी कि सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड अ मेडालियन। द अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, कोई भी मॉनेटरी ग्रांट इसमें नहीं होती है। आर्टिकल 18(1) अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ोगे तो द अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रेसिपिएंट्स नेम। हाउएवर, शुड एन अवार्ड विनर कंसिडर इट नेसेसरी, he or she may use the following expression in their biodata letterhead. अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट, मतलब भारत रत्न एज अ टाइटल वो यूज़ नहीं कर सकते नाम के आगे पीछे, लेकिन हाँ दे कैन, अगर उनको लेटर हेड में लिखना है दे कैन राइट डाउन अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट या फिर रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग भारत रत्न। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आप बस एक छोटा सा काम करिए मेरा, कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं, पहला भारत रत्न किसको दिया गया था, ये 2 क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में लिख देना आप लोग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। आई होप अपने भारत रत्न में ऐड कर लिया होगा जो मैंने कंटेंट बताया। तो यहाँ पे न्यूज़ है, डस्टेड अपोलो साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल चंबा। तो डस्टेड अपोलो यानी कि यहाँ पे देखो इसका नाम भी लिखा है, साइंटिफिक नेम। डस्टेड अपोलो एक बर्ड है, इसका नाम है पार्नेसियस स्टेनोसेमस। याद रखिएगा, पार्नेसियस स्टेनोसेमस। एक रेयर हाई एल्टीट्यूड बटरफ्लाई, सॉरी नॉट बर्ड, इट्स अ बटरफ्लाई, रेयर हाई एल्टीट्यूड बटरफ्लाई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डस्टेड अपोलो है क्या, तो डस्टेड अपोलो एक रेयर हाई एल्टीट्यूड बटरफ्लाई है और इसको साइट एंड फोटोग्राफ किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिमाचल प्रदेश, चंबा वैली में इसको पहली बार देखा भी गया है। एंड दे आर रेयर बटरफ्लाइज, बहुत रेयर होती हैं अपोलो बटरफ्लाइज, एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखो लिखा ही है। एंड इसके अलावा एक और याद रखिएगा कि हमारे डस्टेड अपोलो देखो लिखा है, इट इज एक्सट्रीमली रेयर एंड हैज नेवर बीन फोटोग्राफ्ड बिफोर इन हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा देखो डस्टेड अपोलो स्पीशीज इज क्लोजली रिजेंबलिंग द लद्दाख बैंडेड अपोलो। तो लद्दाख बैंडेड अपोलो भी है, पार्नेसियस स्टॉलिग्स कैनस, याद रखिएगा पार्नेसियस स्टॉलिग्स कैनस। ये भी एक डिस्कल बैंड होता है इसमें अपर 4 विंग में। डस्टेड अपोलो जो होती है इज कंप्लीट एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम कोस्टर टू वीन वन, है ना। तो याद रखिएगा सिंपल सा डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ डस्टेड अपोलो बहुत क्लोज होती है टू द लद्दाख बैंडेड अपोलो। याद रखिएगा लद्दाख की जो बैंडेड अपोलो है पार्नेसियस स्टॉलिग्स कैनस, उसके बिल्कुल मिलती जुलती रहती है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज बोथ ऑफ दिस फैक्ट्स, ये दोनों आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो लिखा है एक 2 और स्पीशीज़ है। एक
एक और रेयर स्पीशीज है रीगल अपोलो पार्नेशियस चार्ल्टोनियस, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो रीगल अपोलो अगर आपसे कोई पूछे, डस्टेड अपोलो कोई आपसे कोई पूछे, है ना, बैंडेड अपोलो लद्दाख की पूछे, तो याद रखिएगा बटरफ्लाई स्पीशीज़ है एंड दे आर प्रोटेक्ट। यहाँ पे रीगल अपोलो जो है वो शेड्यूल 2 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। अपोलोज जो होती हैं, जो उन तीनों वैरायटीज़ हमने पढ़ा थे, कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बटरफ्लाइज हैं कमर्शियली, एंड पोचिंग इंडस्ट्री में इनका बहुत हाई प्राइजेज हैं ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं यहाँ पे स्टार्लिंग मर्मरेशंस। यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दिख रहा होगा, जैसे ये बर्ड्स के डांस है ना, डांस ऑफ द बर्ड्स, तो एक ग्रुप में बर्ड्स जो है उनका डांस है। तो डैनिश फोटोग्राफर हैं सोरेन सोलकेयर करके, उन्होंने एक्सप्लोर किए हैं स्टारलिंग्स को। स्टारलिंग्स क्या है? दे आर पैसरीन पर्चिंग बर्ड्स, पैसरीन यानी पर्चिंग बर्ड्स होते हैं ये, एंड दे बिलोंग टू द फैमिली स्टर्निडे। याद रखिएगा स्टर्निडे फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। विच फैमिली? स्टर्निडे फैमिली से बिलोंग करती हैं। पर्चिंग या फिर पैसरीन बर्ड्स कहलाती हैं एंड स्टारलिंग्स बोलते हैं इनको। इनका फोटोग्राफिंग किया गया आप देख सकते हैं। स्टारलिंग जो होती है एक फेयरली रिमार्केबल बर्ड होती है इन आइसोलेशन, बट व्हेन स्टारलिंग स्वाम, जब इनका स्वाम आता है ना, मतलब एक साथ जब ये आते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ देम कम टुगेदर टू फॉर्म अ स्विरलिंग अंडुलेटिंग क्लाउड, एक स्विरलिंग अंडुलेटिंग क्लाउड बना लेती हैं, एंड इस पूरे क्लाउड जो ये बनाती हैं एक साथ स्वाम बनाते हैं, उसको मर्मरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इन द एयर व्हेन दे सस्पेंड इन द एयर विद दिस ग्रुप, दैट इज नोन एज मर्मरेशन। तो ये आप याद रखिएगा। पैसरीन बर्ड का मतलब याद रखिएगा पर्चिंग बर्ड, मतलब जो पेड़ में बैठती हूँ, है ना, पर्च करती हूँ वो। अगला टॉपिक है वाई इज फिस्कल कंसोलिडेशन सो इंपॉर्टेंट। अब फिस्कल कंसोलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखो सिंपल सा रीज़न है फिस्कल कंसोलिडेशन का। अभी आपने बजट तो आपने देखा होगा, इस बार का इंटरिम बजट था, हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ खास उसमें आया नहीं है, क्योंकि कोई नई अनाउंसमेंट और ये सब कर नहीं सकते थे वो। तो बजट में एक बार जो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने बात की है, वो उन्होंने कही कि हम अपना फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे, 5.1 कर देंगे 2024-25 में, और इसके बाद 25-26 में 4.5 तक जाएंगे, है ना। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू व्हेन कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। सिंपल सी भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो जितना खर्चा होना है और जितनी आमदनी है, तो खर्चा माइनस आमदनी, आमदनी आपका रेवेन्यू हो गया, खर्चा आपका एक्सपेंडिचर होगा, तो खर्चा माइनस आमदनी आप करोगे, तो जो एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा खर्चा करने के लिए, वो फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। अब जब फिस्कल डेफिसिट होगा तो फिस्कल डेफिसिट को कम, मतलब वो भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चा तो आपका फिक्स है ना, कितना खर्चा होना है। अब आपके पास पैसा नहीं है तो वो उसकी गलती थोड़ी है। तो फिस्कल डेफिसिट को आप पूरा कैसे करते हो? आप पूरा करते हो गवर्नमेंट बॉन्ड निकाल करके। तो गवर्नमेंट क्या करती है फिर फिस्कल डेफिसिट से पैसा बनाने की? गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है, गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है और गवर्नमेंट बॉन्ड बेचती है ना। तो आजकल तो प्राइवेट मार्केट में बेच लेंगे, अदरवाइज आरबीआई क्या करती है गवर्नमेंट बॉन्ड का? आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड का ओएमओ करती है, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना। गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी बॉन्ड है उनको खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से पैसा उठाती है। अब इसके अलावा और भी तरीके हैं पैसे लाने के। एक तरीका है जैसे हेलीकॉप्टर मनी आता है। हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है कि आरबीआई क्या करता है? नोट छापता है ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग करता है। आरबीआई खुद ही नोट छापता है, बट उसके बहुत सारे नुकसान है, क्योंकि जितना नोट छापोगे उतना पैसे की वैल्यू घटती जाएगी, तो हमारी डिवैल्यू होती जाएगी करेंसी। एक इशू ये रहता है। एंड इसके अलावा आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से भी आप करते हो। एक्सटर्नल कमर्शियल, बाहर से आपने पैसा उठा लिया, तो दैट इज ऑल्सो, बट वहाँ से बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, फिर और ज़्यादा वो नुकसान ही करता है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है उसको इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा? उसके रीजन देखो लिखे हुए हैं। पहला रीजन लिखा है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट का जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन भी होगा उस देश में। तो याद रखिएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है फिस्कल डेफिसिट का आपके महंगाई के साथ। तो जितना ज़्यादा आपकी फिस्कल डेफिसिट रहेगी उतना ज़्यादा आपकी महंगाई भी रहेगी, है ना। तो दैट इज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम। तो व्हेन अ कंट्रीज गवर्नमेंट रन्स अ परसिस्टेंटली हाई फिस्कल डेफिसिट, दिस कैन इवेंचुअली लीड टू हायर इन्फ्लेशन, है ना। याद रखिएगा हाई फिस्कल डेफिसिट में हायर इन्फ्लेशन होगा, एंड इसी कारण से क्या होगा कि गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू यूज फ्रेश मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक टू फंड दिस
डेफिसिट, तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई से पैसा छपवाया है, हेलीकॉप्टर मनी है ना, अब उससे और ज़्यादा फिर आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगेगा और ज़्यादा आपका करेंसी डिवैल्यू होने लगेगी. Fiscal deficit also signals to the market that degree of fiscal discipline maintained by the government is lower. अगर मान लो बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट है तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्री फिजिकल डिसिप्लिन में अच्छी नहीं है, मतलब फिजिकल मैनेजमेंट में अच्छा नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है. तो इससे इन्वेस्टर्स का जो होता है ना थोड़ा सा वो कम होता है, इंटरेस्ट कम होने लगता है, आपकी बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है ना, योर बोरोइंग कॉस्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और वो एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. इसके अलावा हाई फिजिकल डेफिसिट एडवर्सली इफेक्ट करता है एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मैनेज इट्स ओवरऑल पब्लिक डेट. तो आपकी जो पब्लिक डेट होती है, गवर्नमेंट की जो पब्लिक डेट होती है वो भी मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फिजिकल डेफिसिट हो गया तो आप तो फिर उसका इंटरेस्ट पेमेंट ही करते रह जाओगे है ना, आप उसका प्रिंसिपल ही नहीं चुका पाओगे, तो आपका पब्लिक डेट मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ा जाता है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है. रिड्यूसिंग अमोनिया एमिशंस फ्रॉम फर्टिलाइजर मैनेजमेंट. अब यहाँ पे एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, अमोनिया एमिशंस आपको पता है क्रॉप्स के थ्रू भी होता है, बट एक बहुत अच्छी चीज़ आप लिखे थे, राइस, वीट और मेज़, जो सबसे ज़्यादा अमोनिया एमिशन होता है ना वो राइट, वीट और मेज़ से होता है. ये तीनों याद रखना है. क्या होता है ना, कई मैंने अभी एक स्टूडेंट को एक दिन हमारा डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग इंटरव्यू, तो उसमें उसने ही मुझसे पूछा था कि सर जैसे, क्योंकि उसका चूंकि डैफ में लिखा है उसके फादर एग्रीकल्चर में है, तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था कि आप अमोनिया जो है जो प्रोड्यूस होता है क्रॉप्स के थ्रू उसको कैसे आप कम कर सकते हैं, ये मैंने उससे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे थे. तो उसमें उसने यही रिप्लाई किया था, एंड ही वाज नॉट नोइंग दिस थिंग कि मेज और वीट से भी अमोनिया निकलता है, उसको सिर्फ राइस का पता था, उसको और किसी दूसरे क्रॉप का नहीं पता था. इवन आफ्टर मतलब कि इस स्टेज में है लेकिन फिर भी लोगों को नहीं पता है. तो इसलिए आप ये याद रखेगा कि राइस बस नहीं है जो से अमोनिया एमिशन होता है, वीट के केस में भी होता है, मेज के केस में भी होता है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. एक तो याद रखना, यूपीएससी अगर आपसे प्रीलिम से क्वेश्चन पूछ ले तो आपसे बनना चाहिए. दूसरी चीज, हाँ, इस न्यूज में जो है वो ये है कि अगर आप फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करो, मतलब प्रॉपर फर्टिलाइजर, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज और टिलेज का जो प्रोसेस है उसको आप थोड़ा स्ट्रीमलाइन करो, अगर आप इनको अच्छा करो, थोड़ा मैनेजमेंट अच्छा करो, तो आप बहुत कम कर सकते हो फर्टिलाइजर एमिशन, ठीक है ना, सॉरी अमोनिया एमिशन. दूसरा न्यूज़ है, इंडिया मेड टाइफाइड वैक्सीन एफिकेसी लास्ट फॉर 4 years. तो यहाँ पे वैक्सीन के बारे में है. फेज 3 ट्रायल शुरू हुआ है एक वैक्सीन का, जिसको कि हैदराबाद के भारत बायोटेक ने बनाया है, ठीक है ना. हैदराबाद की भारत बायोटेक ने कौन सी बनाई है, इसका नाम है टिप बार, याद रखिएगा, टिप बार टाइफाइड की वैक्सीन है. और इसमें टेस्ट में ये पता चला कि इसकी जो एफिकेसी है वो 4 सालों तक रहेगी, 4 years के तक ये एफिकेसी रहेगी, ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी regarding that as well. याद रखिएगा, there are 2 conjugated typhoid vaccines as of now. एक तो टिपवार TCV है ना, जिसको भारत बायोटेक कर रहा है, एंड इसके अलावा और एक और है जिसका नाम ये बायोलॉजिकल ईज VICRM 197 कॉन्जुगेटेड टाइफाइड वैक्सीन है. इसको प्री क्वालिफिकेशन 2020 में WHO ने प्रदान कर दिया था, ठीक है. याद रखिएगा, टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण, जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी. याद रखिएगा, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये 5 से 15 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा स्पेशली रहता है. आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, है ना. तो ये आप याद रख सकते हैं. आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इज देयर न्यू एविडेंस दैट मार्स वंस हैड लेक्स एंड रिवर्स. अब एक मार्स में लेक्स और रिवर्स होने के एविडेंस मिले हैं. तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडार जो नासा के मार्स परसीवरेंस रोवर में थे, परसीवरेंस रोवर क्या है, नासा का मिशन है मार्स के लिए, ठीक है ना. तो उसमें रोवर जो यूज़ होता है परसीवरेंस रोवर था, और इसने कन्फर्म किया कि जेजेरो क्रैटर को स्टडी कर रहा था. ये याद रखिएगा, कौन सा क्रैटर था, जेजेरो क्रैटर जो था, इट वॉज फॉर्म बाय एन एंशिएंट मीटियोर. और इसने बेसिकली इसमें जो जेजेरो क्रैटर था, इसमें कभी लेक और रिवर डेल्टा भी हुआ करता था, ऐसा देखने को मिला है ना. देयर हैव बीन सम एविडेंसेस रिगार्डिंग दैट, है ना. कुछ एविडेंसेस ऐसे देखने को मिले हैं, लेकुस्टरीन जो लेक्स रिलेटेड एविडेंसेस हैं वो देखने को मिले कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद, ठीक है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखेगा. एंड
ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मालदीव्स आस्क्स इंडिया टू शेयर डिटेल्स अबाउट कोस्ट गार्ड एक्शन इन इट्स इकोनॉमिक जोन। तो मालदीव्स ने इंडिया को कहा है कि भैया आप बताओ कि आपके कोस्ट गार्ड क्या कर रहे थे हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो दैट हैज़ बीन आज। वैसे भी मुइज़ू गवर्नमेंट के आने के बाद से रिलेशन जो है इंडिया और मालदीव्स में बहुत अच्छे हैं नहीं, है ना, क्योंकि मुइज़ू गवर्नमेंट जो है वो प्रो चाइनीज़ गवर्नमेंट है। आई होप यू विल रिमेंबर दैट फैक्ट एज वेल। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो, इस वीडियो के लिए तो इतना ही। बाकी जो 3 दिनों का एक साथ कंबाइंड है वो भी अभी आपको आधे घंटे में अपलोड मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ देखते रहिए। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू लाइक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।